ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 22वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय आनिक के चौथे सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। सामान्य और विशेष ये बुद्धिपेक्ष होते हैं, बुद्धि की अपेक्षा से होते हैं। इनमें अपेक्षा बुद्धि होती है, इनमें अपेक्षा रखी जाती है। और भाव वो सत्ता वो सामान्य है, क्योंकि वो अनुवर्तमान होता है, सब जगह विद्यमान रहता है। अनुवृत्ति इस हेतु से वो सामान्य है। सत्ता को सामान्य के अंतर्गत गिनेंगे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, आचार्य जी, कल कक्षा में बताया गया था अंत सामान्य के बारे में, अंत विशेष के बारे में, कि जो व्यक्ति होता है अंतिम व्यक्ति वही अंत विशेष होता है। और उदयवीर जी वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्या 56 पे ऐसा बताया गया है कि आकाश में जाति नहीं रहती है। आकाश में जाति नहीं रहती है जी। तो कौन सी पंक्ति है? पृष्ठ 56। हाँ, तो आगे पूछिए। आगे जी पूछिए आप। तो उसमें जैसे पृथ्वी हुई या आकाश हुआ, तो इसके बाद भी इन्हें विशेष, जैसे सांख्य दर्शन में भी बताया गया कि अविशेषात विशेषारंभ, यानी कि इसके बाद, इनके बाद जो पंच महाभूत हैं, इनके बाद कोई तत्वांतर नहीं होता है। तो इन्हें हम अंत विशेष मानेंगे, या इनके परमाणुओं को, इनके जैसे पृथ्वी को जाति मानकर इनके परमाणुओं को व्यक्ति विशेष मानकर, ऐसा इन्हें, इन परमाणुओं को अंत विशेष कहेंगे या पृथ्वी को ही कहेंगे? देखिए, संज्ञा की दृष्टि से महाभूतों को और 11 इंद्रियों को, इनको विशेष नाम दिया जाता है। जब हम वैशेषिक शब्द पे विचार कर रहे थे, तो जहां विशेषों को अधिकृत करके मुख्य रूप से कथन होता है, ऐसा शास्त्र वो वैशेषिक के नाम से था। तो इसमें ये 16 तत्व विशेष के रूप में कहे गए थे, स्वीकार किए गए थे। तो विशेष तो हैं ये, और अंत्य विशेष का मतलब ये हुआ कि अब और कोई उनसे विशेष नहीं होगा, उनके अंदर और कोई विशेष नहीं होगा। ठीक है। इस दृष्टि से कि तत्व में जहां पर तत्वांतर जहां पर हो रहा है, वो महाभूत पे जाकर के तत्व बन चुके और 11 इंद्रियां बन चुकी। इसके आगे कोई तत्वांतर नहीं है। योग दर्शन व्यास भाष्य में भी आता है, चीजें तो बनेंगी, क्योंकि जो पांच भौतिक वस्तुएं हैं या अनेक इतनी चीजें हम जो देखते हैं, लकड़ी, पत्थर, पत्थर भी बहुत तरह के, कपड़ा, फल, फूल, पत्ते, मनुष्य और प्राणी, हड्डियां, मांस, ये बहुत सारी चीजें हम समाज में देखते हैं। वो सब के सब सीधे सीधे तो हम नहीं कह सकते कि ये महाभूत है, पृथ्वी महाभूत है, ये जल महाभूत है, मिश्रण है उनके। तो चीजें तो उसके आगे भी बनी हैं, उसमें भी भेद है। लेकिन जहां तक तत्व की बात है,
उसमें ये इसके आगे तत्वांतर स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये विशेष हो गए। तो अपने आप में ये अंत्य विशेष हो गए। पृथ्वी से अब और कोई नया तत्व नहीं बनता, इस रूप में आप जाति में भी देख सकते हैं। और यदि आप परमाणु में जाते हैं तो एक परमाणु में अपने आप में इस परमाणु से और कुछ नई चीज नहीं बनेगी, नया तत्वांतर नहीं बनेगा, एक परमाणु में देख सकते हैं। अंत्य विशेष जिस समय हम कहते हैं उसका मतलब यह है कि इसमें अब सामान्य नहीं है। अंत्य विशेष का क्या मतलब हुआ? अब इसमें सामान्य नहीं है। इससे पहले की जो चीजें रहती हैं वो विशेष भी होती हैं और सामान्य भी होती हैं। जैसे कि इन्होंने द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, ये अब आगे आएगा वैसे आज के पाठ में, तो ये सामान्य है अपने आप में, और द्रव्यत्व गुणत्व की अपेक्षा से विशेष है। सामान्य और विशेष दोनों हैं। क्यों इसको सामान्य और विशेष कह रहे हैं? विशेष तो इसलिए कि औरों से भिन्न है। और सामान्य क्यों कह देते हैं इसको? क्योंकि द्रव्यत्व अनेकों में रहता है। सामान्य का कथन हम तब कर पाते हैं जब वैसा ही अनेकों में हो, अनेक वैसे ही हो, तो हम सामान्य कहते हैं। एक से अधिक होना चाहिए, एक में सामान्य का कथन नहीं बनेगा। अगर कोई गुण, धर्म या कोई वस्तु एक ही है, बस अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक है, उस जैसा कोई नहीं है, तो अब यूं कहेंगे कि बस ये अंत्य विशेष है, इसमें सामान्य नहीं है। ठीक है। जब हम पदार्थत्व देखते हैं वो सामान्य है। पदार्थों में अब जब हमने विशेष देख दिया, द्रव्य, गुण, कर्म, ये विशेष हो गए, तो ये अपने आप में सामान्य होते हुए भी विशेष है। ऐसे करते करते अब जब पृथ्वी बन गई, पृथ्वी मतलब ये जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ये गोला नहीं, इसका नाम अकेले का पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तत्व। इस पृथ्वी पर जिसमें हम रहते हैं, जिसका पृथ्वी नाम है, चंद्रमा अलग है, सूर्य अलग है, ये जो हम अलग अलग देखते हैं, मंगल, बुध आदि, और इसको हम पृथ्वी बोलते हैं पृथ्वी महाभूत की प्रधानता के कारण से। चंद्रमा को देखेंगे वो भी पृथ्वी महाभूत की प्रधानता वाला है। तो पृथ्वी का मतलब ये भूमि जिस पे हम रहते हैं, ये प्लानेट, ये तो ग्रह है, पर इसी के लिए बात नहीं है, पृथ्वी तत्व की यहां पर बात की जा रही है। तो अब जब पृथ्वी तत्व उत्पन्न हो गया, इसको अंत्य विशेष हम तब कह सकते हैं जब इसमें सामान्य ना हो, इसमें और अंदर सामान्य उस जैसा दूसरा नहीं हो। तो जब हम पृथ्वी इस जाति को देखेंगे तो इस जैसी और कोई जाति नहीं है, और इससे कोई नई जाति भी उत्पन्न नहीं हो रही। पृथ्वी में ही कोई अन्य जातियां हो एक जैसी, अनेक हो, जिसमें कहें कि देखो इसमें भी पृथ्वीत्व है, इसमें भी पृथ्वीत्व, ऐसा है नहीं। जाति के रूप में जब देखेंगे तब तो ये अंत्य विशेष बन जाएगा। अब इसको हम उसके परमाणुओं पे अगर देखेंगे, उसके परमाणु भी बहुत हैं, हमारी दृष्टि से असंख्य कह सकते हैं हम पृथ्वी के परमाणु। पूरी पृथ्वी मतलब पूरे लोकांतरों में, आकाश गंगाओं में, सब जगह पृथ्वी तत्व होगा, उस सबको मिला लेंगे तो इस पृथ्वी के ही कणों का हमें नहीं पता लगता है, गिन नहीं सकते। जिंदगी लगा दो कहीं तो भी नहीं गिन सकते हम, और अगर सबका देखें तो हमारे लिए असंभव जैसी चीज ही लगती है। तो जितने भी हैं वो जो कण है वो मान लो एक जैसे हैं सारे के सारे। अब जितने भी कण हैं वो समान हैं, उनमें सब में पृथ्वीत्व है। अब इस दृष्टि से देखेंगे तो इस सामान्य होने के कारण से अब ये अंत्य विशेष नहीं रहेगा। अंत्य विशेष का मतलब वो उसमें सामान्य नहीं रहना चाहिए, उस जैसा और कुछ नहीं होना चाहिए। एक एक अणु को, परमाणु को एक दूसरे की दृष्टि से देखेंगे तो वहां सामान्य दिखाई देगा हमारे को। अब अगर हम दूसरी दृष्टि से यहां करें कि या तो जाति से देखें या तो परमाणु, इनके पृथ्वी आदि के परमाणु जो कि अविभाज्य हैं इस स्तर पर, इससे आगे और विभाजन नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि भाई अब बस इससे और कुछ नहीं है। इसके अंदर एक परमाणु को भी ले लें पृथ्वी के, इसके अंदर कुछ और ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें कि यहां ये एक एक चीज है। जैसे कि मनुष्य एक सामान्य हो गया, मनुष्य पशुओं से विशेष भी हो गया, लेकिन मनुष्यों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या स्त्री पुरुष, ये जो भेद आ जाते हैं, तो अब ये मनुष्यत्व अंत्य विशेष नहीं रहा, इसमें सामान्य भी आ गई, यानी और दूसरे विशेष भी आ गए इसके अंदर, और विशेषताएं इसके अंतर्गत आ गई। ठीक है।
तो अन्य विशेषताएं आने से, अब ये अंतिम विशेष नहीं रहा, इसमें और विशेषताएं हो गई। ठीक है, ऐसे पृथ्वी के परमाणु में अब और कुछ अंदर विशेष नहीं है जिससे कि कहा जा सके कि अंत्य विशेष नहीं हो, बस वो विशेष विशेष हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं है। इस दृष्टि से यह कथन किया जाता है कि पृथ्वी अंत्य विशेष होगा। तो जाति की दृष्टि से आप देख सकते हैं, एकत्व देख रहे हैं, अब एक से दो नहीं है तो फिर अंत्य विशेष हो गया, सामान्य आएगा ही नहीं उसमें, उसमें विशेष में और कोई विशेष नहीं हो सकते। ठीक है, अनेक है ही नहीं, इसलिए कहां विशेष होंगे। परमाणु के स्तर पर देखेंगे तो परस्पर परमाणुओं में देखेंगे तो वहां तो परस्पर सामान्य भी मिलेगा, वो सामान्य विशेष दोनों हो जाएगा। अंत्य विशेष वो होता है जिसमें केवल विशेष हो, सामान्य नहीं हो। और परमाणु के अंदर देखेंगे, चूंकि वहां और कुछ है नहीं, उसको निरवयव मानते हैं, और कुछ है नहीं, उसके अंदर कोई भेद नहीं हो सकते, उसमें कोई और विशेष नहीं हो सकते, इसलिए वो अंत्य विशेष हो गया। इस दृष्टि से कह सकते हैं। इसको और थोड़ा सा देखेंगे अभी, अंत्य विशेष की और चर्चा कर लेंगे। हाँ, क्या इसी तरह से आकाश को अंत सामान्य कर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं, अंत्य सामान्य नहीं कह सकते आकाश को। अंत्य सामान्य का मतलब ये हुआ जो सब जगह हो, सब जगह। और सामान्य का मतलब क्या हुआ, जो अनेकों में हो, अनेकों में हो। तो जो चीज सब में है, सब में कुछ भी नहीं छूटा है, वो अंत्य सामान्य होगा। अंत्य सामान्य भी होता है। देखो, सामान्य का मतलब क्या होता है, जो चीज अनेकों में होती है उसको हम सामान्य कहते हैं, समान कहते हैं। और कोई चीज कुछ में समान है, जैसे कि मनुष्यत्व हम सब में समान है, लेकिन गाय भैंस में मनुष्यत्व नहीं है, इसलिए जो मनुष्यत्व सामान्य है ये अंत्य सामान्य नहीं है। ऐसा सामान्य नहीं है जो सब में हो। गोत्व ऐसा सामान्य नहीं है जो सब में हो। पृथ्वीत्व ऐसा सामान्य नहीं है जो सब में हो। द्रव्यत्व ऐसा सामान्य नहीं है जो सब में हो। ठीक है, सब में नहीं होता है, ये कुछ में होता है। तो जो सब में हो उसको अंत्य सामान्य कहेंगे, और वो है सत्ता, जिसको कि इन्होंने सामान्यम एव, जो हमने चौथा सूत्र पढ़ा था, भावो सामान्यम एव, भाव यानी सत्ता केवल सामान्य है, उसमें विशेष नहीं हो सकता है, इसलिए इसको अंत्य सामान्य के रूप में कहा जा सकता है। ठीक है, बोलो। ओम। पृष्ठ संख्या 12, सूत्र संख्या 26, असमवायत। इस सूत्र का सूत्रार्थ स्पष्ट नहीं हुआ आचार्य जी। पृष्ठ संख्या 12, सूत्र संख्या 26। हाँ, इसमें क्या सूत्रार्थ? समवाय के कारण से। समवाय क्या होता है? समवाय एक संबंध होता है जिसको हम कहते हैं नित्य संबंध। गुण गुणी के अंदर ऐसे आश्रय आश्रय में ऐसे जो संबंध, संवेद, कुछ संबंध होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं, हट जाते हैं। यह जब तक द्रव्य है तब तक रहते हैं। तो देखिए इसका शीर्षक देख, किम द्वित्वादिवत कर्मापि द्रव्याणाम सामान्यम कार्यम भवती न वा इति। कर्म है वो द्रव्यों का सामान्य कार्य होता है, नहीं होता है? कर्म द्रव्यों का सामान्य कार्य होता है या नहीं होता है? तो कहते हैं कर्म सामान्य कार्यम न विद्यते। कर्म यानी क्रिया, सामान्य कार्य जो उत्पन्न होता है द्रव्य, उसका वो नहीं होता। द्रव्यों से कार्य की उत्पत्ति, पीछे जो इन्होंने लिखा था, कार्य सामान्य प्रकरणे द्रव्याणाम सामान्यम कार्यम प्रकृतम तदेव अत्रुच्यते। द्वित्व प्रवृत्ति संख्या और पृथक्त्व आदि जो संयोग विभाग है, ये इनका द्रव्य सामान्य होता है, यानी दो या दो से अधिक द्रव्यों में ये रहते हैं, सामान्य रूप से इकट्ठे रहते हैं। लेकिन कर्म ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो भाष्य देखिए, द्रव्योर द्रव्याणाम वा सामान्य कार्यम कर्म नोपलभ्यते न संभवती। दो द्रव्य या अनेक द्रव्यों का एक ही कर्म, सामान्य कार्य कौन सा? कर्म के रूप में सामान्य कार्य नहीं होता है।
इसको आप यूं समझिए, सामान्य कार्य का मतलब है जैसे द्रव्य पे पहले देखिए कि मिट्टी के अनेक घटक मिलकर के एक घड़े को उत्पन्न करते हैं, तो वो जो एक घड़ा है वो समस्त मिट्टी के कणों का सामान्य कार्य है। सामान्य कार्य मतलब समान कार्य। मिट्टी का ये वाला कण भी इस वाले कण का भी कार्य घड़ा है, दूसरे कण का भी कार्य वही घड़ा है, तीसरे कण का कार्य भी वही घड़ा है। कार्य मतलब उत्पन्न होने वाला द्रव्य। तो द्रव्य का द्रव्य सामान्य कार्य होता है, ठीक है। पीछे गुण के लिए भी कहा, गुण का वचन किया। अब यहां पर कर्म का कह रहे हैं कि कर्म जो है वो सामान्य कार्य नहीं होता है द्रव्यों का। इसका क्या मतलब हुआ कि दो द्रव्य मिलकर के एक ही कार्य को उत्पन्न करें, एक ही कार्य रूप कर्म को उत्पन्न करें, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही द्रव्य एक कर्म को उत्पन्न करता है। क्यों नहीं, क्यों ऐसा नहीं होता? असमवायात, समवेत न होने से। क्योंकि कर्म एक ही द्रव्य में रहता है, अनेकों में नहीं रहता है। एक कर्म दो द्रव्यों में नहीं रहता है, एक कर्म एक ही में रहता है, जैसा कि इसके लक्षण में पीछे कहा गया था, एक द्रव्यम अगुणम, एक द्रव्य वाला होता है। तो इसका सूत्रार्थ जो आप पूछ रहे हैं, देखिए कि असमवायात ये हेतु है। असमवाय के कारण से, समवेत न रहने के कारण से कर्म सामान्य कार्यम न विद्यते। कर्म द्रव्यों का ये अध्याहार आ रहा है, पीछे से अनुवृत्ति देखेंगे। कर्म द्रव्यों का सामान्य कार्य नहीं होता। समवेत न होने से, समवाय संबंध न होने से एक कर्म अनेक द्रव्यों का समान कार्य नहीं होता। इस सूत्रार्थ में और कोई बोलो। वो प्रथम पाद में उसमें जो चर्चा चली कार्य और कारण की, तो लगभग सभी सूत्रों में सामान्य कार्य सामान्य कारण ऐसे विशेषण लगाया है सामान्य करके। तो ये सामान्य से विशेषण क्यों दिया? सामान्य विशेषण क्यों दिया? सामान्य का मतलब होता है कि जहां पर कारण की दृष्टि से देखते हैं तो कार्य समान है, और कार्य की दृष्टि से देखते हैं तो कारण समान है। अब जैसे भाई बहन हो तो बोले इनके समान माता पिता हैं, इनके समान माता पिता हैं, ठीक है। 2, 4, 5 भाई बहन हैं तो कहते हैं इनके समान माता पिता हैं। तो इसको क्या कहेंगे? इनके समान कारण है, सामान्य कारण है। प्रत्येक का कारण सामान्य है। और इसको पलट करके देखें माता पिता की दृष्टि से कि ये जितनी संतान है ये इनकी समान है, ठीक है। ये इनकी ये सारी संतानें हैं। फल की दृष्टि से देखिए कि एक पेड़ पर बहुत सारे आम हैं, सेब हैं, तो फल इसका भी वही पेड़ है, इस फल का भी वही पेड़ है, इसका भी वही पेड़ है। तो पेड़ को कारण मान लीजिए, फल को कार्य मान लीजिए। तो एक पेड़ के जितने भी सेब या आम थे, उन सब का सामान्य कारण कौन है? वही पेड़, वही एक ही पेड़ है। मतलब इसका भी वही पेड़ कारण है, उसका भी वही पेड़ कारण है। पलट करके देख लीजिए, एक पेड़ की दृष्टि से कहेंगे कि जितने भी फल हैं, एक पेड़ वाले जितने भी फल हैं, बोले ये सब इसके सामान्य कार्य हैं, समान रूप से कार्य हैं। इस पेड़ ने इस फल को भी उत्पन्न किया, इसको भी उत्पन्न किया, इसको भी उत्पन्न किया, सबको उत्पन्न किया। तो ये सामान्य कारण और सामान्य कार्य ये बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि इनसे ये होता है, इनसे ये होता है। आपसी समझ बताने के लिए ऐसा किया। सामान्य मतलब समानता बताना चाहते हैं, अलग अलग नहीं बता रहे हैं। यहां पर अलग अलग नहीं बता रहे हैं। अलग अलग बताया जा सकता है, लेकिन कभी बताने हो भाई ये दूध इस गाय का है, अब वो जितना भी दूध है इसी गाय का है, सामान्य है, ये दूसरी गाय का है, ऐसे। इसमें इस विशेषण से व्यावर्तन किसका हो रहा है ये स्पष्ट नहीं हो रहा। व्यावर्तक विशेष का हो जाएगा कि सामान्य कार्य है, मतलब विशेष कार्य नहीं है।
सामान्य कारण है मतलब विशेष कारण नहीं है, समान है, ये अलग अलग नहीं है। ये सब व्यक्ति इसी गांव के हैं, तो एक गांव उनका सामान्य होगा। सब व्यक्ति इसी गांव के हैं, एक ही गांव के, सामान्य मतलब एक ही गांव के हैं। वे क्यों कैसा कह रहे हैं? ये जो दूसरा गांव है, विशेष गांव, इस गांव को छोड़ करके उसका व्यावर्तन कर रहे हैं। ये अलग गांव का है, ये अलग गांव के हैं, ऐसा नहीं है। एक ही गांव के हैं, ये एक ही पेड़ के फल है, दूसरे के नहीं है, ये कहना चाहते हैं। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 15, हम्म, सूत्र संख्या 4, हम्म, नीचे से 5वीं पंक्ति। हम्म, यथा व्यक्तिषु खलु द्रव्येषु द्रव्यत्वम, गुणेषु गुणत्वम, कर्मसु कर्मत्वम। ये द्रव्यों में द्रव्य द्रव्यत्व, ये जो है व्यक्तिषु शब्द यहाँ पर है, सबके साथ जुड़ेगा सर जी? सबके साथ जुड़ेगा। जैसे जैसे व्यक्ति द्रव्यों में, व्यक्ति द्रव्य मतलब इकाई द्रव्यों में। द्रव्य जितने द्रव्य हैं, कितने? 9 द्रव्य हैं। तो ये सब एक एक व्यक्ति कहलाएंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि एक एक द्रव्य कहलाएंगे। ये जो द्रव्य व्यक्ति हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे आत्मा हो, चाहे मन हो, जो भी है 9, उनमें प्रत्येक में द्रव्यत्व है। तो ये जो 9 है, ये तो है द्रव्य व्यक्ति। तो कहते हैं व्यक्तिषु खलु द्रव्येषु द्रव्यत्वम, इन सब में द्रव्यत्व है। हो गया। गुणेषु गुणत्वम, जितने भी गुण हैं, हम वो 24 या 17 जो गुण हमारे को लेने हैं, शुद्ध, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि, इन सब गुणों में अब ये जो जितने एक एक गुण हैं, ये व्यक्ति गुण कहलाएंगे। एक तो गुण जाति हो गई। जो गुण जाति है वो सभी गुणों के अंदर विद्यमान है, जितने भी गुण हैं उन सब में विद्यमान है, गुणत्व हो गया वो। लेकिन जब एक एक को लेंगे, गुणों के अंदर एक एक को लेंगे, चाहे हम संख्या लें, चाहे परिमाण लें, पृथकत्व लें, संयोग विभाग, ये सब क्या कहलाएंगे? गुण व्यक्ति कहलाएंगे। इन सब व्यक्ति गुणों में गुणत्व विद्यमान है। वैसे ही कर्म में ले लीजिए, व्यक्ति कर्म में एक तो कर्म जाति हो गई, सारे कर्म आ गए। एक व्यक्ति कर्म है, कर्म को हम 5 भेद में जो इनके अनुसार जो 5 मान रखे हैं, उत्क्षेपण आदि, उत्क्षेपण एक ये कर्म व्यक्ति है, अवक्षेपण एक कर्म व्यक्ति है। इन सब कर्म व्यक्तियों में, इन 5 कर्म व्यक्तियों में कर्मत्व रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम सब मनुष्य हैं। मनुष्यों में भी मनुष्य व्यक्ति है, मैं एक मनुष्य व्यक्ति हूं, आप एक मनुष्य व्यक्ति हैं, जितने भी हैं वो सब एक एक मनुष्य व्यक्ति कहलाते हैं। मनुष्य भी हैं और मनुष्य व्यक्ति। हम गो व्यक्ति नहीं है, हम अश्व व्यक्ति नहीं है, ठीक है, हम कुक्कुर व्यक्ति नहीं है। ऐसे एक एक हम मनुष्य व्यक्ति हैं। हर मनुष्य व्यक्ति में मनुष्यत्व है, मेरे में भी, आप में भी, औरों में भी। तो इसी तरह से यहां पर कहा गया यथा व्यक्तिषु खलु द्रव्येषु, व्यक्तिषु को सबके साथ गलाएंगे, द्रव्येषु यानी इकाई में द्रव्यत्व है, गुणेषु गुणत्वम, कर्मसु कर्मत्वम। अगर हम एक एक को नहीं लेंगे तो द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व ये जाति है, ये जाति है। जाति का क्या मतलब होता है? जो अनेकों में रहती है। एक होगी तो उसको जाति, एक में जाति नहीं रहती। जैसे अभी वो बात चले, आकाश में कहो तो भाई आकाश की जाति नहीं है, क्योंकि आकाश को एक ही जब मान रहे हैं, जिस पक्ष में आकाश को एक ही मानते हैं तो अब वो जाति नहीं होती। ईश्वर एक है तो ईश्वर की कोई जाति नहीं होती। अगर कई ईश्वर होते तो कहते हैं कि जाति है, अकेला एक है तो उसकी कोई जाति नहीं कहलाती, क्योंकि जाति कहलाती तब है जब अनेकों में एक चीज जो रह रही है। अलग अलग में भी जो एकत्व है, एक जो रहता है सामान्य, उसी को जाति बोलते हैं। और कोई? ठीक है, तो आगे चलिए। वैशेषिक दर्शन प्रथम अध्याय द्वितीय आनेक, पृष्ठ संख्या 15 और सूत्र संख्या 5। इसकी भूमिका में लिखा तदेव विप्रणोति आचार्य। आचार्य मतलब महर्षि कणाद, सूत्रकार, उसी को और खोल रहे हैं। किसको और खोल रहे हैं? पीछे सामान्य का वर्णन आया, उससे ऊपर सामान्य विशेषम च बुद्ध्यपेक्षम, सामान्य और विशेष का वर्णन आया, उसी के बारे में कुछ और कह रहे हैं और विस्तार कर रहे हैं। तो
5वां सूत्र है द्रव्यत्वम गुणत्वम कर्मत्वम च सामान्यानि विशेषाश्च। द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व, तीन चीजें यहां पर कही हैं। ये सामान्य भी हैं और विशेष भी हैं। पीछे सामान्य की बात कही गई थी, अनुवृत्तेरेव हेतुत्वा, अनुवृत्ति के हेतु से द्रव्यत्व सामान्य है। अनुवृत्ति के हेतुत्व से द्रव्यत्व कैसे सामान्य है? जैसे अभी बात चल ही रही थी कि जितने भी द्रव्य हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन, या और भी जो भी किसी भी वर्गीकरण में करेंगे, तो जितने भी द्रव्य हैं उनमें जो अनुवर्तन कर रहा है समान, वो है द्रव्यत्व। सब में होने से द्रव्यत्व क्या है? सामान्य है। ऐसे ही गुणत्व, जितने भी गुण हैं उन सब में गुणत्व रहता है, इसलिए वो सामान्य हुआ, अनेकों में रहता है। द्रव्यत्व गुणत्व का मतलब वो ले लेना जो लक्षण दे रखे हैं, द्रव्याश्रयी अगुणमान संयोग विभागेशु, ये जो है एक द्रव्यम अगुणम, ये जो इनके लक्षण कहे गए हैं, उनको लेते हुए वो जिसमें है वो द्रव्यत्व हो गया, इसमें गुणत्व हो गया, इसमें कर्मत्व हो गया, ये सबके अपने अपने हो गए, ये अनेकों में रहते हैं। इस दृष्टि से ये सामान्य तो हमें प्रतीत होते ही हैं अनुवृत्ति के हेतु से, लेकिन इनमें व्यावर्तन भी होता है, ये विशेष भी होते हैं। ये सामान्य भी होते हैं और विशेष भी होते हैं। और कैसे एक ही चीज सामान्य और विशेष बन जाती है? अपेक्षा से, बुद्धि की अपेक्षा से हो जाती है। इसी को खोल रहे हैं भाष्यकार। सीधा भाष्य देखिए, द्रव्येषु द्रव्यत्वम गुणेषु गुणत्वम कर्मसु कर्मत्वम इति त्रीणी अपि अनुवर्तनात् सामान्यानि। ये तीनों सामान्य है क्योंकि ये अनुवर्तन करते हैं, अनेकों में रहते हैं। सामान्यानि भवंती अथ सत्तापेक्षया विशेषः, सत्ता की अपेक्षा से ये विशेष है। सत्ता की अपेक्षा से विशेष क्यों है? सामान्य जो होता है वो विस्तृत होता है, बड़ा होता है, और जो विशेष होता है वो संक्षिप्त होता है अपेक्षा से। जैसे भारत में जितने भी रहने वाले हैं वो सब भारतीय हैं, भारत बड़ा हो गया, सब भारतीय हो गए, लेकिन अलग अलग प्रांत के व्यक्ति अलग अलग प्रांत के कहलाएंगे। भाई ये राजस्थानी है, ये मध्य प्रदेश का है, ये गुजराती है, ये हरियाणवी है, ये जो अलग अलग बनेगा। ये जो अलग अलग बोले ये विस्तृत हैं या छोटे हैं? कम हैं। भारतीय की तुलना में हर राज्य के कम ही होंगे, अधिक तो नहीं हो, कभी भी नहीं हो सकते, कम ही होंगे। तो सत्ता तो सब में थी, द्रव्य में भी, गुण में भी और कर्म में भी, सब में थी सत्ता। अब उनमें से कुछ को ले लिया गया, उसमें द्रव्यत्व है, ये विशेषता हो गई। जो जो सत्ता वाले थे उनके तीन भेद के दिए कर दिए, कुछ द्रव्य हैं, कुछ गुण हैं और कुछ कर्म है, ये भेद हो गया, ये विशेषता पैदा हो गई। उसी सामान्य में सत्ता सामान्य जहां पर है जिन द्रव्यों में, उन्हीं में ये विशेषता भी हो गई। तो सत्ता सामान्य की अपेक्षा से विशेष, सत्तापेक्षा विशेषा, सत्ता तो व्यावर्तनात् द्रव्यत्वादि नाम विशेषत्व भवत्येव। सत्ता से व्यावर्तन होने के कारण से, भिन्न होने के कारण से इनका द्रव्यत्वादि का विशेषत्व होता है। यतो द्रव्यत्वादिषु अपि सत्ताया अनुवर्तनात्, क्योंकि द्रव्यत्वादि में भी सत्ता है, द्रव्यत्व आदि में भी द्रव्य गुण कर्म में भी सत्ता है। इसका मतलब हुआ ये सत्ता से भिन्न है, ये सत्ता से भिन्न है, उसके अंदर है, भिन्न का मतलब पृथक नहीं है, वहीं पर ही, लेकिन अलग चीज है। सत्ता एक अलग है। जैसे कि गुण द्रव्य में रहते हैं तो हम ये कह देते हैं कि गुण और द्रव्य अलग अलग है, यानी गुण द्रव्य नहीं है, गुण द्रव्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुण द्रव्य में रहता है, इसका मतलब है द्रव्य और गुण अलग अलग हुए। अलग अलग का ये मतलब नहीं है कि द्रव्य इधर रखा हुआ है और गुण इधर रखे हुए हैं, रहेंगे तो उसी में ही, द्रव्य में ही। लेकिन जिसे हम द्रव्य कह रहे हैं वो और जिसे गुण कह रहे हैं वो अलग अलग है। ये द्रव्य और कर्म में है, द्रव्य और कर्म अलग अलग है। कर्म द्रव्य में रहता है, कर्म द्रव्य में रहता है, इससे पता लगा कि कर्म अलग है और द्रव्य अलग है। उसका भी ये मतलब नहीं है कि दोनों अलग हैं, द्रव्य यहां पड़ा हुआ है और कर्म यहां पर हो रहा है। कर्म तो हो रहा है द्रव्य में ही, लेकिन द्रव्य में रहते हुए भी वो अलग है। ऐसे ही सत्ता द्रव्य गुण कर्म में है, लेकिन द्रव्य गुण कर्म से भिन्न है। तो विशेषत्व भवत्येव यतो द्रव्यत्वादिषु अपि सत्ताया अनुवर्तना।
एवं द्रव्यत्वम गुणत्वम कर्मत्वम सामान्य विशेषो भय विध स्वरूपम। तो जो द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व है ये सामान्य और विशेष दोनों ही प्रकार का होता है। जो सूत्र में कहा कि द्रव्यत्वम गुणत्वम कर्मत्वम च सामान्यानि विशेषाच, सामान्य भी होता है और विशेष भी होता है। अब इसको अन्य दृष्टि से भी हम देख सकते हैं कि द्रव्यत्व सामान्य, द्रव्यत्व को सामान्य कब कहेंगे कि जब इस द्रव्य में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप कहेंगे ये द्रव्यत्व सामान्य है। और गुण और कर्म की दृष्टि से, गुणत्व और कर्मत्व की दृष्टि से भिन्न है तो द्रव्यत्व अब विशेष हो गया। आगे छठे सूत्र की भूमिका है, एकस्मिन अर्थे सामान्यानि विशेषाश्च इति एषा सरणी। एक ही में, एक ही अर्थ में, एक ही अर्थ का मतलब यहां पर क्या लिया जाता है? द्रव्य गुण कर्म तीनों। तो एक ही अर्थ में सामान्य और विशेष दोनों रहते हैं, ये जो सरणी है, ये जो सोचना है, ये कहां पर नहीं होगा? तो कहा अन्यत्र अंत्येभ्यो विशेषेभ्य। छठा सूत्र है ये। अन्यत्र का मतलब है उससे भिन्न, अंत्य विशेषों से भिन्न जो जगह है वहां पर सामान्य और विशेष दोनों रहते हैं। तो अंत्य विशेष होता है, अंतिम विशेष, उसमें केवल विशेष रहता है, सामान्य नहीं रहता है, उसका कोई और भेद नहीं होता है। उस विशेष का अंत्य विशेष में यदि और कुछ विशेष हो जाए अलग अलग, तो फिर उसके अंदर हम कह सकते हैं कि उसी जैसे यदि और हो तो उसमें सामान्य रह सकता है, उसी जैसा यदि कोई और हो तो उसमें सामान्य रह सकता, कहा जा सकता है। लेकिन अंत्य विशेष में उसी और सामान्य नहीं कह सकते, क्योंकि उस जैसा और कोई नहीं होता है। तो अन्यत्र अंत्येभ्यो विशेषेभ्य। भाष्य देखिए, अंत्य भावा अंत्य, अंत्य का मतलब क्या है? जो अंत में होता है, अंत में विद्यमान है, उसको कहते हैं अंत्य। लोक में ना अंत्यज, अंत्यज शब्द सुना है? ऐसे तो संस्कृत का शब्द है, लेकिन अंत्यज लोग बोलते हैं ना, समाज के कुछ वर्ग होते हैं जिसको कहते हैं ये अंत्यज है, अंत में होने वाला, बिल्कुल निम्न स्तर पे, जिनको उससे और नीचे नहीं है। तो अंत में होने वाले अंत्याह, इसी को खोल रहे हैं सर्वांत्याह, जो सबसे अंत में होने वाले होते हैं। तेभ्यो विशेषेभ्यो, उन विशेषों से, कौन से विशेष? द्रव्य गुण कर्मेभ्यो अन्यत्र, द्रव्य गुण और कर्म से, द्रव्य गुण और कर्म विशेष हैं, पीछे बताया गया, उनसे भिन्न अन्यत्र, अर्थात इसी को खोल रहे हैं तत्पूर्ववर्तीषु ही अनुयोज्या सरणी रेशा। द्रव्य गुण कर्म से पहले पहले जो है उनमें ये, इनमें जो अंत्य विशेष है, मतलब द्रव्य गुण कर्मों के जो अंत्य विशेष हैं उससे पहले पहले के जो हैं उसी में ये सरणी लेनी चाहिए। कौन सी सरणी? सामान्यानि विशेषाश्च भवन्ति इति, यहां नी जोड़ लेना, सामान्यानि विशेषाश्च, सामान्य विशेषाश्च, या तो यूं करेंगे, नहीं तो सामान्यानि विशेषाश्च, सामान्य और विशेष होते हैं, सब में नहीं होते। आगे, न खलु अंत्य विशेषा उभय विधत्वम आपनुवंती, ते तो विशेषा एवं भवंती। जो अंत्य विशेष होते हैं वो दोनों रूप को प्राप्त नहीं होते, दोनों का मतलब है विशेष भी हो और वो सामान्य भी बन जाए। ते तो विशेषा एवं भवंती, वो केवल विशेष होते हैं। क्यों? व्यावृत्ते तत्र स्थिरत्वात्, जो व्यावृत्ति लक्षण है वो वहां पर स्थिर हो जाता है। व्यावृत्ति मतलब भिन्न करने वाला जो लक्षण है वहां पर स्थिर हो जाता है। अब उस जैसा दूसरा कोई नहीं रहता, वो अलग ही रहता है, बस उसको दूसरे जैसा कभी भी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए उसको व्यावृत्ति का वहां पर स्थिर हो जाने से तेषाम अग्रे विशेषा भावाच्च, उससे आगे विशेष का अभाव होने से। कर्म जातो उत्क्षेपणादि, गुण जातो गंधादिर, द्रव्य जातो पृथिव्यादि। अब ये अंत्य विशेष का उदाहरण दे रहे हैं कि कर्म जाति में उत्क्षेपण आदि, कर्म एक जाति हो गई, कर्मत्व जिसमें है, जिसमें कर्म का लक्षण घटता है, उसमें उत्क्षेपण ये अंत्य विशेष हो गया, अवक्षेपण एक अंत्य विशेष हो गया। और गुण जाति में गंध आदि, गंध रूप आदि जो जितने भी गुण हैं 24 वो, और द्रव्य जाति में पृथ्वी आदि, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनको इन्होंने अंत्य विशेष कहा है। जैसा मैं पहले बोल रहा था, ये अंत्य विशेष एक दृष्टि से है, एक दृष्टि से ये अंत्य विशेष है। किस दृष्टि से? क्या
इनमें और कुछ विशेष नहीं। उत्क्षेपण जितने भी हैं सब उत्क्षेपण ही कहलाएंगे। लेकिन यदि उत्क्षेपण में भी व्यक्ति को देखेंगे, उत्क्षेपण भी कितने हो सकते हैं, अवक्षेपण कितने हो सकते हैं। गंध स्पर्श आदि हैं तो उसमें गंध भी कितनी हो सकती हैं, भिन्न हो सकती हैं। और गंधों में भी एक जैसी गंध, मान लो गुलाब की गंध है तो गुलाब की गंध भी इस गुलाब की, उस गुलाब की, उस गुलाब की। रस के अंदर मधुर रस तो इस आम का, उस आम का, उस आम का, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो वहां पर भी अंदर अंदर तो हमको मानना ही पड़ेगा। ये गंध एक अलग हो गई, गंध से फिर और दूसरा गुण नहीं बनता, इस दृष्टि से वो अंत्य विशेष कह दिया गया है। लेकिन गंध गंध जो है एक जैसी या भिन्न भिन्न प्रकार की भी गंध है, उनमें गंधत्व जो है भिन्न भिन्न प्रकार की गंधों में, रस है तो षड रस है, उनमें जो भिन्नताएं हैं उसमें हम रसत्व जाति को भी वहां देख सकते हैं। उस दृष्टि से अब ये अंत्य विशेष नहीं कहलाएंगे, अब उस दृष्टि से अंत्य विशेष नहीं कहलाएंगे, वो सामान्य कहलाएंगे अगर दूसरे की दृष्टि से देखेंगे तो। पर यदि हम घर में कोई मान लो नींबू की शरबत, नींबू का शरबत बनाते हैं, उसमें विशिष्ट मात्रा में नींबू, मीठा, नमक या जो कुछ भी हम डालते हैं। अब जो एक बनाया है, एक ही गिलास बनाया है, अब उस जैसा और कोई नींबू का शरबत है, हम नाम की दृष्टि से कह सकते हैं कि ये भी नींबू का शरबत है, ये भी नींबू का शरबत है, लेकिन वो जो बनाया है उस जैसा बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं होगा ना, ये अपने आप में बिल्कुल अलग है। रोटी बनाई, जो एक रोटी बनी उस जैसी दुनिया में कोई दूसरी रोटी है क्या, उस जैसी बिल्कुल। हाँ, रोटियां बहुत सारी हैं, इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि इनमें रोटी सामान्य है। लेकिन अब वो जो एक व्यक्ति रोटी है, बिल्कुल उस जैसी कोई दूसरी रोटी नहीं हो सकती है, 100% बिल्कुल वैसे की वैसी। अब ये क्या हो गया, अंत्य विशेष हो गया, क्योंकि उस जैसी दूसरी नहीं है। मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं, हमारे में मनुष्यत्व है, ये हम सब में सामान्य हो गया। लेकिन हमारे अंदर जो एक एक अलग अलग हैं, उन जैसा और कोई नहीं है दुनिया में। यूं भी कह सकते हैं ना हुआ ना होगा, ये क्या हो जाएगा, अंत्य विशेष होगा। अब इसमें सामान्य को नहीं देख सकते हम, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। अंगूठा है भाई, इस जैसा एक अंगूठा, मेरा अंगूठे जैसा अंगूठा दूसरा, मेरा खुद का भी दूसरा अंगूठा नहीं होगा, और न ही दुनिया के किसी व्यक्ति का होगा, ऐसा ही सबके साथ में है, ये माना जाता है ना। तो ये क्या है, अंगूठे की छाप जो है ये अंत्य विशेष है, इस जैसा और कोई नहीं हो सकता, उसको अंत्य विशेष कहते हैं। तो अंत्य विशेष का मतलब हुआ कि उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। अब इसको एक विशेष दृष्टि से देखना पड़ेगा कि इस नाम का जो व्यक्ति है, सत्यजीत नाम का व्यक्ति है, योगेंद्र नाम का व्यक्ति है, ये दूसरे कोई नहीं है, सबके लिए है। राजेश जी जैसा कोई नहीं है दूसरा। लेकिन अगर आप यूं देखने लगो तो सामान्य है या नहीं है, हमारे में है सामान्य। अभी जो कथन किया जा रहा था कि विशेष, अंत्य विशेष कौन होता है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं हो तो अंत्य विशेष है। अगर उस जैसा दूसरा हो गया तो फिर तो सामान्य हो जाएगा, फिर ये भी वैसा वो भी वैसा, तो अंत्य विशेष हो गए। तो हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि हमारे अंदर सामान्य भी तो रहता है, नहीं रहता सामान्य। हम सबके देखो दो आंखें हैं, ये सामान्य हो गया ना, नाक है, मनुष्यत्व है, हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम खाते पीते हैं, हम सब एक दर्शन में बैठे हुए हैं, बहुत सारी कितनी समानताएं देख लेंगे। तो जब इतनी समानता है तो ये अंत्य विशेष कैसे होगा। ये अंत्य विशेष तो हम उसको समझ रहे थे जिसमें सामान्य और नहीं बन पाए, उस जैसा और कोई नहीं हो। तो अब ये जो मैंने बहुत सारी समानताएं बताई, हमारे कान है, नाक है, ये जो हमारी परस्पर समानताएं हैं, ये एक स्थूल रूप से है। हम कहेंगे हम सबके कान हैं, हम सबकी नाक है, लेकिन हम सबकी आंख, नाक, कान बिल्कुल अलग अलग है। इसको देखते हुए हम सब ठीक है वैशेषिक दर्शन पढ़ रहे हैं, हम सब इस आश्रम में रह रहे हैं, हम सब समान भोजन करते हैं इत्यादि, हमारे वस्त्र ऐसे हैं, ये बहुत सारी समानता होते हुए भी सबके अलग अलग है।
अब इस पूरी इकाई को जो विशेष देखेंगे ऐसा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, मनुष्यत्व हमारे अंदर सामान्य है, सांस हम सब ले रहे हैं, लेकिन सबकी सांस अलग अलग है, आकार प्रकार रंग रूप अलग है। तो ये जो एक इकाई बन गई है, सब कुछ अलग तरह के आंख नाक कान, ये विशेष है, ये अंत्य विशेष है, इस जैसा कोई नहीं है। लेकिन हमारे अंदर सामान्य तो मिल सकता है, दूसरी दृष्टि से देख लेंगे तो सामान्य मिलेगा, लेकिन हमारे जैसा कोई पूरा पूरा 100% पूरा पूरा कोई नहीं मिलेगा। इस दृष्टि से हम अंत्य विशेष है। और ये जो थोड़ी थोड़ी समानता देख रहे हैं, ये एक अंग में समानता है, कुछ कुछ अंशों में समानता है, उस आधार पे हम कह सकते हैं कि इस दृष्टि से ये समानता है, ये भी जीवित है, ये भी जीवित है, ये भी उपवास में है, ये भी उपवास में है। थोड़ी थोड़ी समानता देख करके हम एकत्व का बोध कर लेते हैं। लेकिन अंत्य विशेष, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब अंत्य विशेष कहलाएंगे। तो उस जैसा कोई नहीं है दूसरा। कि जितने भी फल हैं, सेव के फल हैं, तो प्रत्येक सेव का फल, प्रत्येक सेव का फल अंत्य विशेष है। प्रत्येक पत्ता अंत्य विशेष है। नीम के पत्ते और ये सब, पीपल के पत्ते, इमली के, आम के, आंवले के, बहुत छोटे बड़े सब तरह के पत्ते होते हैं। उसमें भी तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि 2 पत्ते बिल्कुल एक जैसे नहीं मिल सकते, 100% है, कुछ भी भेद नहीं हो, कुछ ना कुछ आकार प्रकार में अंतर होगा, रंग में अंतर होगा, रेखाओं का अंतर होगा, कुछ भी। 2 हाथ कभी भी नहीं मिलेंगे एक जैसे, एक जैसी रेखाओं वाले। तो ये इस दृष्टि से आप जब देखेंगे तो प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक फल, प्रत्येक पुष्प, प्रत्येक घर, प्रत्येक व्यक्ति, जहां भी व्यक्ति है वो अंत्य विशेष है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो ये जो सामान्य और विशेष की बात कही जा रही है, तो जो अंत्य विशेष है उनको छोड़ करके जो बाकी हैं, दूसरी दृष्टि से देखेंगे वहां सामान्य और विशेष दोनों मिलेंगे, अंत्य विशेष को छोड़ना पड़ेगा। और अंत्य विशेष के अलावा एक और चीज छोड़नी पड़ेगी, वो अगले सूत्र के अंतर बता रहे हैं। 7वें सूत्र की भूमिका है अंत्य विशेषास्तु विशेषा एवति एव इति उक्तम, इति तो उक्तम। अंत्य विशेष जो होते हैं वो केवल विशेष होते हैं, ये तो आपने कह दिया। अतः परम सामान्यम यद्वा महासामान्यम उच्यते। अब परम सामान्य अथवा महासामान्य उसको कहा जा रहा है। इसको जो अंत्य सामान्य के शब्द है, इसको ये परम सामान्य और महासामान्य के नाम से बोलते हैं। तात्पर्य वही है, अंत्य मतलब तो वो होता है कि अंतिम है, बस इसके आगे कुछ नहीं है। ये तो सब जगह पे है। परम सामान्य, पर सामान्य या तो महासामान्य कहते हैं। वो क्या है? तो 7वें सूत्र में कहा सत इति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता। सत इति, सत, ये जो सत है ये पर सामान्य या महासामान्य कहलाता है। क्यों? ये तो ही क्योंकि द्रव्य गुण और कर्म में सा सत्ता वो विद्यमान रहती है, वह सत्ता विद्यमान रहती है। उसे ही, सत्ता को ही सत नाम से कहा गया है यहाँ पर। द्रव्य गुण और कर्म, अर्थ ये 3 ही है, द्रव्य गुण कर्म, उन सब में ये रहती है, इसलिए ये महासामान्य या तो पर सामान्य कहा जाता है। अच्छा, ये पिछले सूत्र का भाष्य नहीं हुआ ना अभी, यह हो गया, पूरा हो गया। आगे देखिए 7वें सूत्र का भाष्य देखेंगे अब। द्रव्य गुणे कर्मणि च भावात्मक व्यक्तौ। द्रव्य गुण कर्मसु जो शब्द कहा, तो द्रव्य गुण और कर्म में, उसके लिए खोल दिया भावात्मक व्यक्तौ। जो भावात्मक अभिव्यक्तियां होती हैं, प्रकटीकरण होते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है भावात्मक व्यक्तौ। यस्माद हेतुर यत तत्वम आश्रित्य वा सत इति व्यवहार। जिस हेतु से, किस हेतु से, को जिस तत्व को आश्रित करके सत ये व्यवहार होता है, यानी जिसके कारण से हम किसी को कहते हैं कि ये सत है, उसको सत द्रव्यम की द्रव्य सत है, सन गुण गुण विद्यमान है, सत्कर्म कर्म भी विद्यमान है, प्रत्येकम प्रतिवर्तते, प्रत्येक में ये विद्यमान है द्रव्य गुण कर्म में। अब यही तो भावात्मक चीजें थी, सबके अंदर आ गया। तो प्रत्येकम प्रतिवर्तते यद्वा, दूसरे ढंग से कह रहे हैं सत प्रत्ययो अनुवृत्तो भवति सदात्मकत्वात्। अथवा सत ये जो प्रत्यय यानी ज्ञान है, ये अनुवृत्त होता है। यहां भी ये सत्य है, ये भी ज्ञान हमारे को ज्ञान हो रहा है, यहां भी सत्य है, यहां भी सत्य है, यहां भी सत्य है। ये सदात्मकत्वात्, क्योंकि सत्य स्वरूप वाला होता है ये, इसलिए तो वो सत्ता, उसे सत्ता कहते हैं। सा महासामान्यम च, उसे महासामान्य कहते हैं। तत् विशेष लेशा भावात, उसमें विशेष का लेश भी नहीं होता है।
विशेष का लेश नहीं होता है, वो केवल और केवल सामान्य होती है, उसको विशेष नहीं कर सकते सत्ता को। तो द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वादीनी तो सत्ता तो विशिष्टत्वात न अविशेषः। सत्ता तो विशेष का अभाव होने से महासामान्य है, लेकिन द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व है ये सत्ता से विशिष्ट है, सत्ता से भिन्न है, इसलिए न अविशेषः, ये विशेष रहित नहीं है, अविशेष नहीं है, यानी विशेषों से रहित नहीं है, यानी विशेषों से युक्त है, विशेषों से रहित नहीं है। द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व ये विशेषों से रहित नहीं है, अविशेष नहीं है, यानी सामान्य भी है, ये विशेषताएं भी हैं इनमें। द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व जो है, ये जो सत्ता है ये विशिष्ट, उनसे विशिष्ट होने से न अविशेषा, विशेष से रहित नहीं है, यानी विशेष वाले हैं। सामान्य तो है ही ये, लेकिन ये पर सामान्य नहीं है, क्योंकि ये विशेष से रहित नहीं है, विशेष से युक्त है। विशेष जो व्यावर्तन करता है, तो गुण से कर्म भिन्न है, कर्म से द्रव्य भिन्न है, गुण भिन्न है, ये सब परस्पर भिन्नता है, इसलिए इनमें विशेष है। इनको पर सामान्य या महासामान्य नहीं कह सकते। यद्यपि द्रव्यत्व भी बहुत व्यापक है, गुणत्व भी बहुत व्यापक है, कर्मत्व भी बहुत व्यापक है, लेकिन जितना व्यापक सत्ता है, भाव है, उतने ये नहीं है, इसलिए सत्ता या भाव ही महासामान्य, ये महासामान्य नहीं होते। आगे देखिए, अब एक ये प्रश्न आता है कि ये सत्ता है क्या चीज? सत्ता द्रव्य है, सत्ता गुण है, सत्ता कर्म है, क्या है? सत्ता को क्या माने? तो प्रथम दृष्टिया हमारे मन में आता है, या तो कहेंगे कि द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य ही है और सत्ता है, वो तो एक ही तो बात है, अलग क्या हुआ? तो कहते हैं कि नहीं, द्रव्य में सत्ता रहती है इसलिए गुण होगा ये। तो भावात्मक तीन ही चीजें हैं, द्रव्य गुण और कर्म, उसमें हमारे को आशंका हो सकती है कि ये क्या है। तो इसलिए सूत्रकार ने 8वें सूत्र में कहा, अथच द्रव्य गुण कर्मभ्यो अर्थांतरम सत्ता। ये सत्ता द्रव्य गुण और कर्म से अर्थांतर है, भिन्न चीज है। वैसे तो अर्थ तीन ही माने, द्रव्य गुण कर्म, लेकिन इन तीन द्रव्य गुण कर्म से भी ये भिन्न है सत्ता। क्यों भिन्न है, उसके लिए कारण बताएंगे। भाष्य देखिए, द्रव्यात गुणात कर्मणश्च भिन्नम ही वस्तु भवती सत्ता। द्रव्य गुण कर्म से सत्ता भिन्न है। यथा, जैसे कि पृथ्वी आदि द्रव्येशु, पृथ्वी आदि जितने भी द्रव्य हैं उनमें, पृथ्वी आदि द्रव्य कौन से? 9 द्रव्य हैं, उनमें द्रव्यत्वम सर्वद्रव्य व्यापित्वात् तेभ्य पृथ्वी आदिभ्यो भिन्नम। तो पृथ्वी आदि जो 9 द्रव्य हैं, इनमें द्रव्यत्व सब द्रव्यों में व्यापी होने से, द्रव्यत्व पृथ्वी में भी है तो आत्मा में भी है तो मन में भी है, सब 9 के 9 में है। तो पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में द्रव्यत्व के सर्वव्यापी होने से, तेभ्य उनसे, पृथ्वी आदिभ्यो भिन्नम, पृथ्वी आदि से भिन्न है। द्रव्यत्व इन 9 के 9 में है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि 9 द्रव्यों में सब में है। तो द्रव्यत्व पृथ्वी से भिन्न है या पृथ्वी ही है? अगर द्रव्यत्व पृथ्वी ही होता तो फिर वो जल में नहीं होना चाहिए था। जैसे पृथ्वी जल में नहीं है, जल अग्नि में नहीं है, अग्नि वायु में नहीं है, वायु आकाश में नहीं है, आत्मा में नहीं है, मन में नहीं है, ये जो है अलग अलग हैं ये सारे, लेकिन द्रव्यत्व इन सबके अंदर है। तो पृथ्वी और द्रव्य ये अलग अलग हुए, एक ही हुए? अलग अलग हुए। पृथ्वी और द्रव्य अलग अलग हुए ना। पृथ्वी भी द्रव्य है, लेकिन पृथ्वी और द्रव्य अलग अलग हुए। राजस्थान और भारत एक ही है या अलग अलग है? एक ही है, इसको चाहे राजस्थान कह लो चाहे भारत कह लो, एक ही तो है। आपकी शैली में बोल रहा हूं। हाँ, पृथ्वी और द्रव्य, भाई पृथ्वी और द्रव्य तो एक ही है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो द्रव्य। तो क्या राजस्थान और भारत, भाई आप यूं कह लो राजस्थान में रह रहे हो, चाहे यूं कह लो भारत में कह रहे हो, भारत में रह रहे हो, एक ही तो बात हुई। तो इसलिए राजस्थान और भारत एक ही हुई। ठीक है? नहीं है? क्यों नहीं है ठीक?
क्योंकि जो हरियाणा में रह रहा है वो भी तो भारत में रह रहा है, जो राजस्थान में रह रहा है वो भारत है, भारत में रह रहा है, लेकिन जो जो भारत में रह रहा है वो राजस्थान में रह रहा है, ऐसा तो नहीं कह सकते। इसलिए राजस्थान और भारत एक ही है या अलग अलग हैं? राजस्थान और भारत एक ही है या अलग अलग हैं? भाई भारत राजस्थान में भी है, भारत हरियाणा में भी है, लेकिन हरियाणा में राजस्थान नहीं है, उत्तर प्रदेश में हरियाणा नहीं है। भारत राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। लेकिन राजस्थान न हरियाणा में है, न उत्तर प्रदेश में है, न मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश बाकी में नहीं है, ऐसे ही सब जगह लगा लिया। तो भारत और राजस्थान एक हुए या अलग अलग हुए? अलग अलग हुए, बस इसी दृष्टि से समझना। ऐसे ही यहां पर भी है, अगर आप यूं देखोगे तो आप कहोगे कि एक ही है, तो आप एक उत्तर दे सकते हैं कोई कि अलग अलग है या एक ही है, या अलग अलग भी है एक भी है, वो भिन्न दृष्टि होगी। यहां क्या कहना चाहते हैं कि द्रव्य और पृथ्वी आदि एक ही हैं या अलग अलग हैं? तो चूंकि द्रव्य पृथ्वी जल अग्नि वायु नौों में रहता है, दृष्टांत की दृष्टि से चूंकि भारत प्रत्येक राज्य में रहता है, लेकिन प्रत्येक राज्य में नहीं रहता है, अन्य राज्यों में नहीं रहता है, इसलिए राज्य और भारत अलग अलग है, उनका अर्थ अलग अलग है। ऐसे ही द्रव्यत्व जो है वो इन सब में रहता है, लेकिन पृथ्वीत्व सब में नहीं रहता है, जलत्व सब में नहीं रहता है। इससे पता लगता है कि ये अलग अलग है। देखिए, तो द्रव्यात गुणात कर्मणश्च भिन्नम ही वस्तु भवती सत्ता, यथा पृथिव्यादिषु द्रव्येषु द्रव्यत्वम सर्वद्रव्य व्यापित्वात् तेभ्य पृथ्व्यादिभ्यो भिन्नम। सब में व्यापक होने से पृथ्वी आदि से भिन्न है। यथावा, अब दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, रूपादि गुणेषु गुणत्वम सर्वगुण व्यापित्वात् तेभ्यो रूपादिभ्यो भिन्नम। रूपादि जितने गुण हैं उनमें गुणत्व व्यापक है, जितने भी गुण हैं उनमें गुणत्व है, रस में भी गुणत्व है, गंध में भी गुणत्व है, गुणपना सब में है, इसलिए गुणत्व रूप रस आदि से गुणों से भिन्न है। रूपादि गुणेशु गुणत्वम सर्वगुण व्यापित्वा तेभ्यो रूपादिभ्यो भिन्नम। आगे देखिए, अथच उत्क्षेपणादिषु कर्मसु कर्मत्वम सर्वकर्म व्यापित्वा तेभ्यो उत्क्षेपणादिभ्यो भिन्नम। उत्क्षेपण आदि जितने कर्म हैं उनमें कर्मत्व विद्यमान होने से, उनमें जो कर्मत्व है वो इन उत्क्षेपण आदि सभी कर्मों में कर्मत्व सब कर्मों में विद्यमान है, इसलिए उत्क्षेपण आदि से कर्मत्व भिन्न है, कर्मत्व उनसे भिन्न है। ये उदाहरण दे रहे हैं ये तो। तथैव, उसी प्रकार से द्रव्य गुण कर्मसु सत्ताया खलु एक रूपतया व्यापित्वात्। द्रव्य गुण और कर्म इन सब में सत्ता समान रूप से विद्यमान है, एक रूप से विद्यमान है। द्रव्य गुण कर्म में सत्ता के एक रूप से व्यापी होने से तेभ्यो उनसे किनसे द्रव्य गुण कर्मभ्यो भिन्नम वस्तु सत्ता अस्ति। सत्ता उन सबसे भिन्न है। तो सत्ता न द्रव्य है, न सत्ता गुण है, और न सत्ता कर्म है, इन सबसे भिन्न है, क्योंकि ये सब में रहती है। आगे, तो सत्ता द्रव्य तो नहीं है, सत्ता द्रव्य नहीं है। अब आगे देखिए 9वें सूत्र की भूमिका, सत्ता द्रव्य भवती द्रव्याद भिन्ना। सत्ता जो है वो द्रव्य में रहती है और द्रव्य से भिन्न है। गुण कर्मणि अपि द्रव्य भवतो, गुण और कर्म भी द्रव्य में रहते हैं। भिन्ने च, और उससे भिन्न भी हैं, द्रव्य से भिन्न में। तथा कथम न गुण कर्म व सत्ता अत्रुच्यते। बोले कि सत्ता द्रव्य में रहती है और द्रव्य से भिन्न है। बोले ये बात तो गुण और कर्म में भी घटती है, गुण और कर्म भी द्रव्य में रहते हैं और द्रव्य से भिन्न है, तो क्यों ना सत्ता को गुण या कर्म मान लिया जाए। उसका उत्तर है 9वें में, गुण कर्म सुभावात न कर्म न गुण। क्योंकि सत्ता गुण और कर्म में भी रहती है, क्योंकि सत्ता गुण और कर्म में भी रहती है, इसलिए गुण और कर्म से भिन्न है। इसी को भाष्य में कहा, रूपादि गुणेशु उत्क्षेपणादि कर्मसु च सत्ताया विद्यमान।
रूप आदि गुणों में और उत्क्षेपण आदि कर्मों में सत्ता के विद्यमान होने से सत्ता न कर्म न गुण, सत्ता न तो कर्म है न गुण है। कर्मणि कर्म न भवती गुणो गुणो न भवती गुणे गुणो न भवती। कर्म में कर्म नहीं रहता है, इसलिए कर्म में यदि सत्ता रह रही है तो सत्ता को कर्म तो नहीं कहा जा सकता। गुण में गुण नहीं रहता, सत्ता गुण में रहती है, इसलिए सत्ता को गुण भी नहीं कहा जा सकता। सत्ता तो कर्मणि च भवती गुणे चापी भवती, गुण में और कर्म में दोनों में होती है। तस्मात द्रव्य निष्ठत्व ही सत्ता न कर्म न गुण, इसलिए द्रव्य में रहने के कारण से, मात्र इतने कारण से सत्ता न तो द्रव्य न तो गुण है न कर्म है। सत्ता द्रव्य में रहती है, इस हेतु से उसको हम गुण या कर्म मान लें, क्योंकि गुण और कर्म भी द्रव्य में रहते हैं। इस हेतु से सत्ता न गुण है न कर्म है, तो द्रव्य निष्ठत्व न, इस हेतु से सत्ता न कर्म है न गुण है। अवयव द्रव्येषु खलु अवयवी द्रव्यम भवती, अवयव द्रव्यों में अवयवी रहता है, यानी मिट्टी के कण है वो अवयव है और घड़ा है वो अवयवी है, कणों में घड़ा रहता है। तदपि सत्ता न, वो जो अवयवी द्रव्य है वो भी सत्ता नहीं है, यानी सत्ता न तो अवयव द्रव्य है ना अवयवी द्रव्य है। गुण तदपि सत्ता न अल्प विराम गुण कर्मसु भावाद एव इत्यपि च अर्थाल लभ्यते, गुण कर्म में होने के कारण से, इस हेतु से, क्योंकि जो अवयवी होता है वो गुण कर्म में नहीं रहता है। यदि अवयवी को सत्ता मान लिया जाए तो जैसे अवयवी गुण और कर्म में नहीं रहता है, ऐसे सत्ता भी गुण और कर्म में नहीं रहनी चाहिए। लेकिन सत्ता गुण और कर्म में भी रहती है, लेकिन अवयवी गुण कर्म में नहीं रहता। इससे पता लगता है कि अवयवों में रहने वाला जो अवयवी है उसको भी सत्ता नहीं कह रहे हैं, ये अन्वय व्यतिरेक से देख रहे हैं। भावादेव इत्यपि च अर्थाल लभ्यते, अर्थापत्ति से ये भी समझ लेना चाहिए। तथा अवयवी द्रव्य चापी सत्ताया भावात इति च उत्प्रेक्षणीयम, तो इस प्रकार अवयवी द्रव्य में भी सत्ता के होने से ये यहां पर हेतु समझ लेना चाहिए। तो सत्ता न द्रव्य है न गुण है न कर्म है, इनसे भिन्न है, इन सब में रहती है। यहां तक ये बात है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम था। सभी को सादर